जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है। साथियों, क्या आप जानते हो कि हजारों साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। भारत के पास सोना, चांदी, पैसा बहुत भरपूर मात्रा में था। फिर भारत पे मुगलों ने जब आक्रमण किया तो वो डायरेक्ट हमारे राजाओं के साथ लड़ाई लड़ते थे और उन लड़ाइयों में मुगलों ने बहुत कुछ खोया भी और पाया भी। परंतु असली जो लूट की कहानी है वो शुरू होती है देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अंग्रेजों के जो लूटने का तरीका होता था वो बड़ा ही मास्टरमाइंड थे। उनकी जो पॉलिसियां हुआ करती थी वो सबसे डिफरेंट हुआ करती थी। मतलब किसी को पता भी नहीं चलता था और धीरे धीरे लोगों को वो गुलाम बनाते जाते थे और लूटते रहते थे। दोस्तों, हम सुनते हैं कि काफ़ी ब्रिटिशर्स, काफ़ी इंग्लैंड के सेलिब्रिटी, काफ़ी राइटर ये अपनी बुक में लिखते हैं कि जो इंडिया के अंदर 200 साल का राज हुआ था अंग्रेजों का, वो इंडिया के लिए बेहतर था, अच्छा था, इंडिया को सिविलाइज्ड किया गया। पर सच्चाई अलग है। अंग्रेजों ने जो भारत पे राज किया था उससे भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आई थी उससे पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। 18वीं शताब्दी के आसपास 24% इकोनॉमी का पार्ट हुआ करता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया का सिर्फ 4% पार्टीशन रह चुका था। यानी कहाँ पे 24 और कहाँ पे 4, काफ़ी गैप आ चुका था। तो दोस्तों, आज हम कुछ फैक्टर की बात करेंगे, कुछ लॉजिक की बात करेंगे, कैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा और कितना पैसा लगभग वो लूट के हमसे ले गए। दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। दादा भाई नौरोजी एक पॉलिटिकल लीडर थे। पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ सोशल वर्कर भी थे, वो एक मर्चेंट भी थे, अच्छे स्कॉलर भी थे, अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और वो पहले ऐसे पर्सन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो बुक उन्होंने 30 साल का एनालिसिस करके लिखी थी और उस बुक्स में उन्होंने जो ब्रिटिश रूल था, उनके जो तरीके थे लूटने के, पैसे कमाने के, उनके बारे में लिखा गया। उस बुक्स में उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी आम भाषा में समझें तो एक नाला मान लीजिए, एक सीवर लाइन मान लीजिए, जिस लाइन के थ्रू अंग्रेज लोग हमारा पैसा इंग्लैंड भेज रहे थे। उसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी लिखा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और दोस्तों, कुछ साल पहले एक रिसर्च पेपर भी सामने आया था। हमारी देश की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक प्रोफेसर और एक इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था और वो रिसर्च पेपर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पब्लिश भी किया था, जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया था कि जो कॉलोनियल रूल था अंग्रेज़ों का इंडिया के ऊपर काफ़ी साल तक, उस रूल के दौरान लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेज़ों ने हमारे भारत से लूट के ले गए थे। यानी इतनी बड़ी अमाउंट है कि शायद इसको काउंट करना भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताई थी। यानी अगर इतनी अमाउंट हमारे देश के अंदर रहती तो आज हमारा देश सबसे पावरफुल कंट्री होता। तो दादा भाई नौरोजी ने कुछ फैक्ट बताए, कुछ पॉइंट्स बताए। सबसे पहले था उनकी ट्रेड पॉलिसी। बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद जो अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो डायरेक्ट लूटपाट करने लगी थी और धीरे धीरे कई रियासतों पे, जैसे बंगाल वाला रीजन था जितना भी, उनके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। वहां पे उन्होंने रूल में आते ही हमारे जो जमींदार थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, जितने भी, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया।
और उसके टैक्स के रेट थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। वो टैक्स का पैसा अंग्रेज लोग इंग्लैंड भेज देते थे और उस टैक्स के कुछ पैसा हिस्सा यानी 1/3 जो पार्ट था उस टैक्स का, वो पैसा, उस पैसे से वो लोग हमसे सामान खरीदते थे और इंग्लैंड भेज देते थे। यानी हमारा पैसा और हमसे ही उस पैसे से सामान खरीदा जाता था और विदेश भेज दिया जाता था। वहाँ पे कुछ सामान को वो यूज करते और कुछ को दूसरे देशों को बेच देते थे, जिससे उनको इनकम होती थी। यानी जो टैक्स का पैसा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए था वो सारा पैसा इंग्लैंड जा रहा था, और ऐसा उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर फैला रखा था। छोटे छोटे किसानों से लगान वसूलते थे। दूसरा चीज था उनकी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी भी उनकी सबसे डिफरेंट हुआ करती थी। जब इंडिया किसी भी कंट्री को, यानी इंग्लैंड को, जब इंडिया कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता था तो इंग्लैंड वाले उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते थे। यानी जब हम कोई सामान बेचते थे उनको तो वो कस्टम ड्यूटी लेते थे हमसे। और जब कोई भी सामान इंग्लैंड से भारत में आता था, इंपोर्ट होता था, तो उसको टैक्स फ्री कर रखा था। यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना रखी थी। यानी हमको तो टैक्स मिलता नहीं था और हम कोई सामान उनको बेचें तो उस पर टैक्स लगता था। तो ऐसे करके उन्होंने पैसे को खूब लूटा। दूसरी चीज, जितने भी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट हमारी इंडिया के अंदर चल रही थी, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के एम्प्लॉयज़, यहाँ तक कि यहाँ के काम करने वाले मिलिट्री, यहाँ के सिपाही, सारा का सारा पैसा इंडिया को खर्च करना पड़ रहा था। उनकी सैलरी, उनके जितने भी अलाउंसेस थे, उनके ट्रेनिंग का खर्चा, उनका पेंशन का खर्चा, सारा भारत को देना पड़ रहा था। और वो सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी। उसका एक्सपेंस बढ़ा दिया था और उस नेवी का यूज वो अपने फायदे के लिए ही ले रहे थे। हमारे मिलिट्री को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने यूज किया। वो बोल रहे हैं कि हमने भारत को बहुत कुछ दिया, सिविलाइज्ड बनाया, पर जब भारत के अंदर काफ़ी अकाल ब्रिटिश रूल के अंदर पड़े हैं, पर किसी भी समय ब्रिटिशर्स ने हमारी मदद नहीं की। 1943 के अंदर बंगाल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। उस समय बंगाल के अंदर लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी भूख के कारण, पर ब्रिटिशर्स ने उन्हें खाने के लिए अनाज इंपोर्ट नहीं किया। यानी लोग सड़कों पे तड़प तड़प के मर रहे थे, घास खाने के लिए मजबूर हो चुके थे, इतना भयंकर अकाल पड़ा था। और 1943 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जितना भी बंगाल का अनाज था, ये नहीं कि प्रोडक्शन घट चुका था, उस समय जितना भी अनाज पैदा हुआ था उस अनाज को स्टॉक कर लिया था उन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए, ताकि वो वर्ल्ड वॉर में लड़ रही है, उनको अनाज की कमी ना आए। ऐसा सौतेला व्यवहार ब्रिटिशर्स हमारे साथ कर रहे थे। अगर एक डाटा की हम आकलन करें, डाटा का एनालिसिस करें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उससे पहले जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी उसके अंदर इंडिया का पार्ट लगभग 24 के आसपास था, 24% के आसपास था। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए, यानी 1947 के अंदर वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया का सिर्फ जो पार्ट रह चुका था वो 4% रह चुका था। यानी गैप देखिए, कहाँ 24 कहाँ 4। यानी इस गैप से समझ सकते हैं कि हमको ब्रिटिशर्स ने कंगाल बना दिया था। अगर उन्होंने ग्रोथ करनी होती तो हमारी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती, वो भी नहीं बढ़ी। हमारी नेशनल इनकम भी नहीं बढ़ी, हमारी इंडस्ट्रीज भी नहीं बढ़ी। और हालात ऐसे आ गए जब इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1858 के आसपास, और जब इंडिया के अंदर वायसराय हुआ करता था और यहाँ की गवर्नमेंट को इंग्लैंड में बैठे लोग कंट्रोल कर रहे थे, जो उनका कंट्रोल बोर्ड था, और उस कंट्रोल बोर्ड का जितना भी खर्चा था वो भारत उठा रहा था। यानी बैठे अपने देश में थे और उनको खर्चा देना भारत से पड़ रहा था। यहाँ तक कि उनका पेंशन का खर्चा भी भारत से जाता था। यानी हर तरीके से वो भारत का पैसा यूज कर रहे थे। उन्होंने भारत के डेवलपमेंट के लिए इंग्लैंड के बैंक से लोन लिया और उस लोन के बदले इंडिया के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट थोप दिया, और उस लोन की जो इंटरेस्ट रेट थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी और वो सारी की सारी इंडिया को पे करनी पड़ रही थी। यानी डेवलपमेंट के नाम पे भी उन्होंने हमें ज़बरदस्त तरीके से लूटा। यहाँ तक कि जो रेलवे सर्विस हमें
अंग्रेजों ने दी थी, उस सर्विस के बदले भी वो हमसे तो चार्ज लेते थे। और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे थे उनको भी फ्री ट्रेड पॉलिसी का पूरा प्रॉफिट दिया जा रहा था। ऐसा करके वो सारा पैसा इंग्लैंड भेज रहे थे। होम चार्जेस बहुत ज़्यादा थोपे गए थे हमारे इंडियंस के ऊपर। छोटी छोटी जो संस्थाएं एनजीओ ग्रुप बना रखे थे, छोटी छोटी गवर्नमेंट नीचे लेवल पर बना रखी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूल रहे थे। और हमारी मिलिट्री का यूज भी अंग्रेजों ने खूब किया। जो डिफेंस का खर्चा था इंडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी जो बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट वो डिफेंस में खर्च कर रहे थे। जो इंडियन नेवी को उन्होंने जो बढ़ावा दिया उसका फायदा वो खुद ही ले रहे थे। वो उस नेवी को व्यापार के रूप में यूज कर रहे थे। इंडियन रेलवे को भी वो एक ट्रेड के रूप में यूज कर रहे थे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ पे रेडी माल को इंडिया में लाते थे और उसको हाई रेट पे यहाँ पे बेचते थे। हमारी इंडस्ट्री सारी कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि इंग्लैंड के जब रिवॉल्यूशन आया तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियों को कोलैप्स कर दिया। हमारे रॉ मटेरियल वहाँ ले जाते थे, हमारा सिल्क, हमारा जूट, हमारा कॉटन वहाँ भरपूर मात्रा में जाता था। हमारा जितना भी स्किल लेबर था वो सारा का सारा इंग्लैंड ले चुके थे, उनको दास बना लिया, उनसे काम करवाया जाता था। और एक टाइम ऐसा आ चुका था कि इंडिया के लोग भूखे मरने लगे। जो बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया अंग्रेजों ने, इंडिया के अंदर भी किया और बाहर भी किया, वो सारा का सारा खर्चा भी इंडिया को भुगतना पड़ रहा था। और हमारे लोगों को डिफेंस के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज किया और हमारे काफी इंडियंस वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए थे। ये कॉलोनियल रूल धीरे धीरे अंग्रेजों का खत्म होता जा रहा था। अगर हम एक डाटा की बात करें, अगर अंग्रेज लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो रूल था वो इंडिया के लिए अच्छा था, तो क्यों नहीं हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ी। 1860 के आसपास हमारी पर कैपिटल इनकम सिर्फ 27 रुपये यानी 27 रुपीज हुआ करती थी। और जब भारत से अंग्रेज लोग गए तो हम पे इतना कर्ज छोड़ के चले गए, हमको विदेशों से और कर्ज उठाना पड़ा। हमारे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, हमें बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए कर्ज उठाना पड़ा। विदेशी निवेश की जरूरत हमें पड़ने लगी। जो 1 रुपये की प्राइस $1 के बराबर हुआ करती थी वो धीरे धीरे घटने लगी। और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारा शेयर था वो भी घट के काफ़ी नीचे आ चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे एक्ट हम पे लागू कर दिए थे, हमारी एजुकेशन पूरी पॉलिसी पूरी की पूरी चेंज कर दी थी। और जो हमारा टैक्स का पैसा जो इंडिया के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो सारा पैसा इंग्लैंड जा चुका था। और उसी टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी किया गया। डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था उसके ऊपर भी काफ़ी पैसा इंग्लैंड वालों ने हम पे खर्च किया गया। तो दादा भाई नेहरू जी ने ये सारी की सारी बातें उस बुक्स में डाली है। सारी का सारा एनालिसिस उन्होंने किया है कि कैसे हमारा धन था वो ड्रेन हो रहा था उस नाले के थ्रू, यानी सारा का सारा पैसा धन दौलत वो इंग्लैंड चली गई और उस पैसे से इंग्लैंड बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें मैंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। और अगले जो हमारी केस स्टडी होगी वो भी एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगी। अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई टॉपिक बताना चाहते हैं केस स्टडी के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। जय हिंद।